नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज मैं आया हूं नासिक में। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि 11 अप्रैल को मैं नासिक में आने वाला हूं मंथन इवेंट के लिए, जो वर्कशॉप है उसके लिए। और 25 अप्रैल को मैं आने वाला हूं हैदराबाद में। तो अगर आप हैदराबाद के कहीं से हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के हमारे वीडियो में हमारा वीकली एनालिसिस। और ये वीकली एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि भाई लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर है जो अभी मार्केट में स्ट्रांग हुए हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे। दो स्टॉक तो मैं आप लोगों को ऐसे बताने वाला हूँ। उसमें से एक ऐसा है कि आईपीओ के बाद वो ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा करेक्ट हो गया था और अभी वो फाइनली एक रिवर्सल ब्रेकआउट देने जा रहा है। और दूसरा भी एक ऐसा स्टॉक है जो आईपीओ के बाद अच्छा चला था बट वापस वो अच्छा खासा गिर गया था और अभी फिर से वो एक ब्रेकआउट देने की अपॉर्चुनिटी है उसमें। और एक स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है और जो लास्ट वीक में कुछ आप लोगों को स्टॉक शेयर किए थे उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, लास्ट वीक हमारे लिए बहुत अच्छा था। लास्ट पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली की है। 7 तारीख को हमारे यहाँ पे इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रात के टाइम पे जो यूएस में जो ट्रम्प है उसने ईरान को जो फाइनल डेडलाइन दिया था वो कंप्लीट होने आ रहा था। और उसके मेरे ख्याल से 1-2 घंटे या 3 घंटे पहले ही ट्रम्प ने ट्वीट किए थे कि अभी मैं पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा, ईरान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा अगर वो स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोन्स खोलेंगे नहीं तो मतलब बहुत सारे इशू हुए थे। और पर्सनल लेवल पे मैं उसके ट्वीट्स भी देख रहा था कि यार क्या चलने वाला है। बट फिर क्या हुआ ना, बाद में ऐसी न्यूज़ आई कि दोनों कंट्रीज़ ने आपस में बात करके वापस से 90 डेज़ का सीज़ फायर अनाउंस कर दिया है। अब ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, उसके वजह से लास्ट वीक मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया। इनफैक्ट हमें 8 अप्रैल को एक बड़ा गैप डाउन भी देखने मिला। तो चलो अभी देखते हैं मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या चल रहा है, सेक्टर और सारे स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो आप लोग चार्ट देख रहे हो ये निफ्टी का है। पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। और आप यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। उसके बाद दूसरा सपोर्ट हमारे लिए ये था विच वॉज 22,100 से लेके 21,750। तो मंथली टाइम फ्रेम में लास्ट मंथ में तो बहुत ही ख़राब करेक्शन हुआ था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 11.5% का कैंडल बना था डाउन साइड का एंड ये एक अच्छा कैंडल नहीं था। बट बिकॉज ऑफ दिस सीज फायर न्यूज़ आप यहाँ पे देखो एक अच्छा मार्केट में अपसाइड मिला है। और अगर आपको याद होगा, मैं लास्ट ये 3 हफ्ते से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि एक होता है बेरिश कैंडल, एक होता है नॉट सो बेरिश कैंडल। और ये वही टाइप के कैंडल थे जो थोड़ा बहुत मार्केट में ऐसा दिखा रहे थे कि अभी बेरिशनेस कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास थे। जो लास्ट टाइम ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किया था वो टाइम का ये लो था। और यहाँ पे ये गुड न्यूज़ आई। और हाँ, मैंने लास्ट वेडनेसडे आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था कि मार्केट में बॉटम बनता है तो उसके 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देख लेना, आप लोगों को नेक्स्ट टाइम वो काम आएगा। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली मंडे हमारा मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, फिर ट्यूसडे को भी ऊपर था। बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ 8 तारीख को मार्केट बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन हुआ। और ये गैप अप में पता है क्या चीज़ अच्छी हुई, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे 3 चीज़ अच्छी हुई। एक तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद दूसरी चीज़ हुई कि उसने लो नहीं ब्रेक किया, इनफैक्ट वो मतलब अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा था। और तीसरी चीज़ ये अच्छी हुई यहाँ पे कि ये गैप अप अपने हाई के पास क्लोज हुआ। अब ये जो चीज़ें होती है ना वो नॉर्मली इतनी ईजी नहीं होती है और यही मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा था। और इनफैक्ट देखो ना, किसी को 3 दिन पहले ही पता था कि मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। मार्केट पहले से ही एक अपसाइड मूवमेंटम में चल रहा था। तो अभी एक पॉजिटिव बात है। और मैंने आपको बोला भी था कि प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो गए डेली टाइम फ्रेम पे, वो भी अच्छी बात है। अब देखो, हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी में, वो पहले यही सपोर्ट, जो पहले ये सपोर्ट था वही अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा, विच इज़ 24,337। 24,300 से 400 आप समझ सकते हो। और हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो मेरे हिसाब से अभी
ये बनेगा विच इज़ 23,378, जो गैप अप के टाइम पे पहले प्रीवियस स्विंग हाई था वो। तो ये दो लेवल हमें हम लोगों को निफ्टी में ध्यान देने चाहिए। मेरे हिसाब से निफ्टी शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में अभी बुलिश हो गया है। अगर आप अभी निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात करोगे ना, तो देखो बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा गैप डाउन किया था अपने, मतलब एक अपना सपोर्ट जो था वो इम्पॉर्टेंट लेवल का वो ब्रेक कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव न्यूज़ वापस से बैंक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई है। दिस इज़ अ गुड थिंग। बैंक निफ्टी का अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मेरे हिसाब से 57,000 से 57,600 है, और बैंक निफ्टी का जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अगेन वो अपना ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ही रहेगा विच इज़ 53,800 से 600। तो ये हमारे मेजरली इंडेक्स के लेवल है। आप लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए कि इंडेक्स में क्या हो रहा है। बट देखो मेरे हिसाब से अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मतलब डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी अभी बुलिश है। अभी लास्ट वीक में है ना, कुछ सेक्टर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और यहाँ पे मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें समझानी भी है। जैसे अभी देखो ये सारे सेक्टर है। अगर मैं लास्ट वीक में सबसे ख़राब सेक्टर की बात करूँगा तो फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी है। अब आप देखो जब मार्केट ख़राब था तो ये तीनों सेक्टर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग थे। जनरली ये डिफेंसिव सेक्टर होते हैं। अब जब मार्केट अच्छा है तो ये तीनों सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म करने लग गए। बट अगेन ये सेक्टर अभी भी अच्छे हैं पर थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी तो रिवर्सल कर रहा है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी बताया था। अब यहाँ पे देखो जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर थे वो है रियलिटी इंडेक्स, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्स बैंक, ऑटो और मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी अगर आपको याद होगा तो जब मार्केट खराब नहीं हुआ था ईरान इजराइल की वॉर के पहले, इन केस अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा था? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग, मिड एंड स्मॉल कैप बैंकिंग और एक्स बैंक वाला सेक्टर। अब देखो वो वापस से आ गया। अब यहाँ पे दो सेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वो है रियलिटी इंडेक्स और कैपिटल मार्केट। अब आप ये दोनों का चार्ट देखो, मैं थोड़ा टाइम यहाँ पे लूँगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझाना। अब आप देखो यहाँ पे ये कैपिटल मार्केट इंडेक्स का चार्ट है। इसका डेटा हमारे पास कम है क्योंकि ये नवंबर 2024 में ही, 4 बोल रहा हूँ, नवंबर 2024 में ही शुरू हुआ था। अब आप देखो यहाँ पे ये इंडेक्स ने हाई बनाया था जून 2025 में, फिर मल्टीपल हाई लगे। बट आप यहाँ पे देखो ये इंडेक्स है जो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। अब कैपिटल मार्केट इंडेक्स ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आप सोचो कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक है, जैसे एएमसी वाले हो गए, ब्रोकिंग हाउस वाले हो गए, जो भी कैपिटल मार्केट के रिलेटेड स्टॉक है, अगर वो सारे स्टॉक्स चलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी अच्छा चीज़ हो रहा है। बिकॉज जब मार्केट में अच्छा होगा तो लोग ट्रेड करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग पीएमएस ओपन कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो इनका बिजनेस बढ़ेगा। अब ये स्टॉक चलने का मतलब ये है कि शायद अभी मार्केट अच्छा ही रह सकता है। ये एक मैंने आपको मेरा अंडरस्टैंडिंग बताया है, ये कोई ऐसा होगा वो ज़रूरी नहीं है। दूसरा, निफ्टी अगर हम रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो अब आप यहाँ पे देखो, इसमें भी एक चीज़ देखने वाली ये है कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने बहुत सालों पुराना ब्रेकआउट 2009 का ब्रेकआउट यहाँ पे किया था 2023 में। उसके बाद ये 650 से, मतलब 600 रुपये से ऑलमोस्ट 1150 हो गया था। अब वापस उसने यहाँ पे रीटेस्ट किया है, करेक्ट। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। आपको ये भी देखना चाहिए कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। अगर आपको मेरा फ्रेश ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग स्टॉक का कॉन्सेप्ट पता है तो वो एंगल को ध्यान में रख के आप ये स्टॉक्स ढूंढना। अब ये चीज़ का होमवर्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप नीचे कमेंट में बताइए कि कैपिटल मार्केट इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स ने फ्रेश ब्रेकआउट किया है और अच्छे हैं, कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, और रियलिटी इंडेक्स में कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग और रीटेस्ट या फिर फ्रेश ब्रेकआउट कर रहे हैं, वो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया। तो सेक्टर एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी मैं आप लोगों के साथ एफआईएस का डेटा शेयर करता हूँ। अब देखो पूरे वीक एफआईएस लोगों ने सेलिंग की थी, बट थैंक गॉड उन लोगों का नंबर जो है थोड़ा लास्ट 2-3 दिनों में कम हुआ। इनफैक्ट लास्ट डे उन्होंने बाइंग भी की है। अब देखो कुछ एक दिन उन्होंने 600 करोड़ की बाइंग की है, उससे हम लोगों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इनका सेलिंग नहीं करना भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है हमारे लिए। तो ये एक अच्छी बात है। बट देखते हैं कि आने वाले वीक में क्या होता है, आगे क्या चलेगा। अब डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98.70 के आसपास है।
इंडिया विक्स में बहुत अच्छा एक क्रैश हुआ है। ऑलमोस्ट 26% इंडिया विक्स गिरा लास्ट वीक में। अभी 18.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अभी $95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी अच्छी बात है। क्रूड ऑयल का गिरना मतलब हमारे लिए अच्छा, क्योंकि मार्केट के लिए अच्छा होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। USD INR भी थोड़ा गिर के 93 के आसपास हुआ है। तो ये सारा एनालिसिस मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि हर हफ्ते हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब आते हैं हम हमारे स्टॉक्स के ऊपर। पहले मैं आप लोगों को लास्ट वीक में जो स्टॉक शेयर किए थे ना, वो बताता हूँ। याद है आपको, मैंने बोला था OFSS एक रीटेस्ट कर रहा है बहुत साल के बाद। तो देखो यहाँ पे OFSS ने भी एक अच्छी रैली की है। मैंने आप लोगों के साथ एथर एनर्जी शेयर किया था। आप देखो, एथर एनर्जी मैंने आप लोगों के साथ 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले शेयर किया था। अब ये देखो कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को कैनरा बैंक के बारे में बताया था कि ये भी रीटेस्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट अपने रीटेस्ट लेवल के पास आके 140 हो गया। मैंने आप लोगों के साथ व्हील्स इंडिया बताया था। पेटीएम मैंने आप लोगों को बताया था। पेटीएम में भी एक अच्छा मूव आया है, बहुत ही अच्छा रीटेस्ट है। इनफैक्ट RBL बैंक में अगर आप देखोगे तो उसने भी अच्छा रिवर्सल दिया है। अब अगेन मैं आप लोगों को ये सब स्टॉक इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि देखो मैंने आप लोगों को बोला था कितना अच्छा मैंने किया ना, वैसी बात नहीं है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जब मार्केट ख़राब होता है ना, बहुत सारी जगह पे हम लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मैंने आप लोगों के साथ लास्ट कुछ वीडियो में यही शेयर किया था। तो मैंने सोचा वापस आप लोगों को दिखा दूँ। अब देखो, आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो डिस्कस करने से पहले आप लोगों के साथ एक डिस्क्लेमर शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं अपनी प्राइस एक्शन लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो आपको भी काम आए अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप ये चीज़ ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें देखना। अब देखो, आज का जो पहला हमारा स्टॉक है उसका नाम है डिलीवरी लिमिटेड। अब ये स्टॉक को अगर आप देखोगे ना, इसका अभी आप लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। अभी यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि IPO के बाद ये स्टॉक ने हाई मारा था 708 रुपये का। यहाँ पे प्राइस एक्शन का ऑब्जर्वेशन समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरा और मतलब ऑलमोस्ट नीचे तो आ गया था 58%, बट उसने रिसेंटली जो लो मारा था उसमें ये 66% गिर गया था। अब देखो, ये पिछले कुछ सालों में बहुत बार ऐसा हुआ है कि IPO में बहुत महंगे प्राइस में स्टॉक आता है, फिर बहुत ख़राब हो जाता है, फिर रिवर्सल ब्रेकआउट होकर फिर वापस अच्छा होता है। तो जनरली IPO इन्वेस्टर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट अब यहाँ पे हम लोगों को समझना क्या है कि पहले ये स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया फरवरी 2025 से लेके अप्रैल तक। उसके बाद वापस से ये स्टॉक नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया। सितंबर में यहाँ पे इसने एक अटैम्प्ट किया ब्रेकआउट करने का, वापस से मार्केट ख़राब हुआ तो ये नीचे आ गया, फिर वापस थोड़ा ऊपर गया, वापस अभी रिसेंटली मार्केट ख़राब हुआ था तो नीचे गया और वापस ऊपर आया है। अब यहाँ पे समझने की क्या बात है कि देखो, पहले प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे आया, सेलर्स ने बेचने की कोशिश की पर सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, वापस से बायर ने थोड़ा कंट्रोल किया, वापस सेलर्स आए, सेलर्स की वापस सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। तो देखो, पहले लो यहाँ पे बना था, फिर लो यहाँ पे बना, और अब ये वापस से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सेलर है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर सेलर्स कम हो जाएंगे तो बचेंगे क्या? बायर। और अभी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं किया है, इसका ब्रेकआउट है 488 से लेके 490 के ऊपर। बट आप लोग इस पर ध्यान रखना, क्योंकि इसने अभी इसका जो रिज़ल्ट है वो भी मेरे ख्याल से, मैं देख लेता हूँ कभी है, इसका रिज़ल्ट 15 मई को आने वाला है। अगर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया तो ये स्टॉक उसमें ब्रेकआउट करेगा, और फिर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ही सिंपल है। इसका ये रेजिस्टेंस बनेगा विच इज़ 608, और उसके बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 708। तो ये दो रेजिस्टेंस के लिए आप इसको देख सकते हो। और अगर इसने वापस से 390 या 370 लेवल ब्रेक कर दिया ये जोन, तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, ये एक तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते बट फिर भी ये एक टाइप का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, और वो भी डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो दिस इज़ गुड। तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रखना। दूसरा एक स्टॉक है जिसने ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया है, वो है एनोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड।
अब देखो ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो 2023 अगस्त में लिस्ट हुआ था। बीएससी का भी डेटा देख लेते हैं, ये सेव है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि इसने बाद में हाई बनाया फरवरी 2025 में, और वो था 272 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक गिर गया, फिर वापस से एक ब्रेकआउट किया है। अब ये स्टॉक को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उसने एक छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट तो किया है, बट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ किया है। तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो, 230 220 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, और इसकी अपसाइड पोटेंशियल आप इसका रेंज कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। अब तीसरा हमारा स्टॉक वो है, अगेन जो आईपीओ के बाद वापस गिर गया था और अभी ब्रेकआउट कर रहा है, और वो है एथर इंडस्ट्री। अब आप यहाँ पे देखो, जो अभी आपने डिलीवरी देखा और अभी जो आप एथर इंडस्ट्री देख रहे हो, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिलीवरी एक रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहा है जो अभी एथर ने यहाँ पे किया था, और एथर जैसे डिलीवरी का ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा 708 के ऊपर, तो एथर इंडस्ट्री अभी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने के पास ट्रेड कर रहा है। अभी तक इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना। तो देखो इसने आईपीओ के बाद ये स्टॉक ने, इनफैक्ट आईपीओ के बाद ये स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा दिया था। अच्छा लाइट चली गई है तो जस्ट आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। तो आईपीओ के बाद उसने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा दिया था। उसके बाद ये स्टॉक वापस से नीचे गिर गया। अब आप देखो यहाँ पे जहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ है ना, वहाँ पे सडनली वॉल्यूम्स भी अच्छे होने लगे, और यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ, और अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए आ रहा है। ओके लाइट आ गई, चलो अच्छी बात है। तो अब ये स्टॉक अगर 1250 या 1210 के ऊपर ब्रेक होता है तो अच्छी बात है, और अगेन 1000 या 1100, मतलब 1080 या 1100 लेवल ब्रेक कर देगा तो अगेन ये स्टॉक वीक हो जाएगा। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। तो ये थे हमारे आज के वो स्टॉक्स। और अगर आपको ऐसे ही ब्रेकआउट्स के बारे में ज़्यादा सीखना है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स के बारे में ज़्यादा सीखना है, तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो, कैसे एंट्री लेवल प्लान करनी चाहिए, कैसे एग्जिट लेवल प्लान करनी चाहिए, और हर मल्टी बैगर में जो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको उसका कोर्स बाय करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हो। अब देखो इसके अलावा आइनॉक्स इंडिया का भी आप चार्ट देख सकते हो, सोना कॉम्स का भी आप चार्ट देख सकते हो। इसने भी एक अच्छा मतलब ब्रेकआउट आ रहा है उसके अंदर। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए। आपके लाइक करने से मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। जो होमवर्क दिया है उसके बारे में कमेंट करिए, जो भी आपके मन में विचार है उसके बारे में कमेंट करिए। मैं पढ़ता हूँ आपकी कमेंट्स और बहुत लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आपको हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।